हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। अभी तक जो है हम लोगों ने क्लास 11th की जो है पॉलिटिकल साइंस की जो 6 मार्च के दिन आपका पेपर होने वाला है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके पूछे गए थे। ठीक है, आज हम उसी के आगे कुछ आप लोगों के लिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आते हैं, ठीक है, जो जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग नए हैं, मान लो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग जो चैनल को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। क्लास आपने अगर नहीं देखी पिछली क्लास हम लोगों की, तो पिछली क्लास आप लोग जाकर अवश्य रूप से देख लें। ठीक है, तो देखो बिना किसी देरी के हम अच्छी क्लास हमारे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो रहने वाला है राष्ट्रपति की, क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की दे नहीं दिया कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ लिखी हुई। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति की पहली शक्ति क्या होती है कि बजट प्रस्तुत कराना। मतलब राष्ट्रपति क्या करता है कि देश का बजट जो है प्रस्तुत करवाता है, ना कि करता है ना। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति का पहला जो कर्तव्य होता है वो क्या करता है कि देश का जो बजट होता है उसको प्रस्तुत करवाने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है ना। क्या बोल रहा है कि भारत की प्रतिवर्ष की आय एवं व्यय के ब्यौरे, ब्यौरे मतलब क्या होता है, डाटा होता है ना। जो पूरे वर्ष में खर्चा हुआ, जो लागत हुई है, जो प्रॉफिट हुआ है, उस सब का लेखा जोखा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्यौरे बोलते हैं। ठीक है, आय और व्यय, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, आय और व्यय। ठीक है, अर्थात बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत कराने का दायित्व राष्ट्रपति द्वारा ही निर्वहन किया जाता है। अब देखिएगा कि बजट कहाँ प्रस्तुत होता है, तो बजट संसद भवन में प्रस्तुत होता है। कहाँ प्रस्तुत होता है, तो बजट जो प्रस्तुत होता है वो कहाँ प्रस्तुत होता है आपका, तो संसद भवन में प्रस्तुत होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या बोल रहा है कि वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करना। वित्तीय विधेयक में क्या बोल रहा है कि वित्तीय संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। मतलब वित्तीय विधेयक मतलब मान लीजिए हमको यार पैसे संबंधित कोई भी अगर ब्यौरा अगर प्रस्तुत करना है तो उसके लिए पहले हम लोगों को किसकी स्वीकृति जरूरी होगी, हम लोगों को तो राष्ट्रपति की स्वीकृति अवश्य होगी। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं है तो वो जो आपका जो प्रस्ताव है वह संसद भवन में प्रस्तुत नहीं हो सकेगा। ठीक है, प्रस्तुत कहाँ होता है, तो संसद भवन नहीं होता है, ध्यान रखिए आप, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है कि आय का विवरण। अब आय का विवरण देखिए किससे बोल रहा है वो, आय का विवरण अगर हम लोग देखते हैं तो कि भारतीय संघ तथा उसकी इकाई राज्य के बीच आय के वितरण की शक्ति भी राष्ट्रपति को ही होती है। मतलब कितना जो है भैया मान लीजिए पैसा जो है, कितनी आय जो है या मुद्रा है वो किस जो है हम राज्य को कितनी बांटनी है, कितनी इकाइयों को कितने राज्यों में जो इकाई चल रही है। ठीक है, जितने भी मतलब हर एक राज्य अलग अलग इकाई के अंतर्गत आते हैं, उन लोग कितने देनी है। ठीक है, उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए या योजनाओं को चलाने के लिए उसका आपका ब्यौरा किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास ही होता है, राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति देता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। आगे वो कह रहा है कि जो है हम लोगों का फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि अनुदान एवं करों पर सिफारिश। अब अनुदान एवं करों पर सिफारिश क्या बोल रहे हैं, देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रपति नए करों को लागू करने की सिफारिश करता है। मतलब जिन चीज़ों पर टैक्स रियल में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, उसकी जो है सिफारिश कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है ना। फिर क्या बोल रहे हैं कि तथा अनुदान की मांग से संबंधित कोई भी प्रस्ताव उसकी सिफारिश के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। मतलब जितने भी अनुदान अगर सरकार को चाहिए तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही प्राप्त होता है ना। फिर अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 5 कि आकस्मिक निधन पर अधिकार। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रपति सरकार को आवश्यकता पड़ने पर संसद से पूर्व अनुमति लिए बिना आकस्मिक निधन से धनराशि दे सकता है। ठीक है, फिर छठा पॉइंट क्या बोल रहा है कि वित्तीय आयोग का गठन। अब वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है, तो इसको क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 280, क्या बोल रहा है, संविधान के अनुच्छेद कौन से 280, ठीक है, द्वारा राष्ट्रपति को प्रति 5 वर्ष बाद एक वित्तीय आयोग गठित करने का अधिकार प्राप्त होता है। देखिएगा मेरी बात सुनिएगा, हर 5 वर्ष बाद क्या नई सरकार गठित होती है, तो भैया नई सरकार गठित हुई है तो उसका जो वित्तीय जो परिषद हो गया, वित्तीय जो संगठन हो गया, वित्तीय जो सदस्य होंगे समिति, उस पर गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो उस पर गठन किया जाता है भैया राष्ट्रपति के द्वारा ही गठित किया जाता है। ये अधिकार किसके पास होता है, केवल और केवल राष्ट्रपति के पास ही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यलिखि। देखिए इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में आना है 6 मार्च के दिन। मैं फिर बोलूँगा आप लोगों को, तो आप इन क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा क्योंकि आप में से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। डेफिनेटली 110% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री शक्ति के बारे में बताना हम लोगों को, है ना। अब प्रधानमंत्री शक्ति के बारे में क्या बता रहा है भैया, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट क्या है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मतलब मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री को यह अधिकार होता है कि वह अपने इच्छित लोगों में से मंत्रियों का चयन करके उसकी सूची राष्ट्रपति के पास भेजेगा। ठीक है, मतलब मेरी बात सुनिएगा कि भैया मंत्रिपरिषद चुनता कौन है, तो खुद जो है प्रधानमंत्री चुनता है। ठीक है, और उसकी स्वीकृति कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है। भैया प्रधानमंत्री कभी भी स्वीकृति नहीं देगा, मतलब उसकी जो है वो
मान्यता आपको प्रधानमंत्री खुद अपने आप नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री से ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति को एक सूची तैयार करके किसको देनी होती है? प्रधानमंत्री को सूची तैयार करके किसको देनी होती है? राष्ट्रपति को देनी होती है। अगर राष्ट्रपति का चाहे तो उसमें बदलाव भी कर सकता है, किसी व्यक्ति को उसमें से हटा भी सकता है, किसी व्यक्ति को उसमें जोड़ भी सकता है, ठीक है। परंतु वो सिफारिश कौन करता है? तो वो सिफारिश करता है प्रधानमंत्री। किसको करता है? तो राष्ट्रपति को करता है ना। फिर क्या बोल रहे हैं कि जिससे प्रायः राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है। मंत्रियों के बीच विभिन्न विभिन्न विभागों का विवरण भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। मतलब मंत्रियों के द्वारा, देखिए मंत्री जितने भी चुने गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। अब उनमें से कुछ मंत्री अलग अलग होते हैं, हर मंत्री अलग अलग होता है, ठीक है। कोई शिक्षा मंत्री होता है, कोई स्वास्थ्य मंत्री होता है, ठीक है, कोई वित्त मंत्री होता है। तो इन सबका बंटवारा कौन करता है? इन सबको पद कौन देता है? तो इन सबको पद देने का काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। देखिए स्वीकृति को केवल जो है राष्ट्रपति को खाली स्वीकृति दे रहा है, परंतु प्रधानमंत्री जो इनको पद दे रहा है, कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री पद किसको दे रहा है? मंत्रिमंडल को जो है वो पद देने का काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद का वही निर्माता है तथा उसे ही उसको प्राप्त करने का उसको समाप्त करने का अधिकार होता है। किसको? उसको प्रधानमंत्री को उसको समाप्त करने का अधिकार भी होता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है हम लोग, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, अब मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है, ठीक है। इन बैठकों में जो फैसले लिए जाते हैं अथवा नीति निर्धारित की जाती है उस पर प्रधानमंत्री का स्पष्ट प्रभाव होता है। मतलब कहीं ना कहीं सीधा जो है उसका, मान लीजिए कमांड किसके हाथ में होती है उसका, हम बोल सकते हैं कि यार वो मान लीजिए हम लोग क्या, नेतृत्वकर्ता कौन होता है? तो नेतृत्वकर्ता स्वयं प्रधानमंत्री खुद उसका होता है। अथवा नीति निर्धारित की जाती है, ठीक है, उस पर प्रधानमंत्री का स्पष्ट प्रभाव होता है। उसकी इच्छा के खिलाफ मंत्रिपरिषद द्वारा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। अगर प्रधानमंत्री की स्वीकृति है तभी जाके जो है वो मंत्रिपरिषद कोई प्रस्ताव पारित कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था अभी कि अगर बजट संसद में भवन में प्रस्तुत करना है तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है जरूरी होती है। वैसे अगर मंत्रिपरिषद कोई प्रस्ताव अगर पारित करना चाहता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री की जो है सहमति अति अनिवार्य होती है या जरूरी होती है। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए हमारा कि उच्च स्तरीय नियुक्तियाँ। उच्च स्तरीय नियुक्ति में क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति द्वारा जो भी उच्च स्तरीय नियुक्ति की जाती है वह असल में प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही की जाती है। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो भी नियुक्ति कर रहे हैं तो वो किसकी मतलब सिफारिश की जाती है? तो वो सिफारिश करने का काम कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि शासन का मुख्य वक्ता। अब शासन का मुख्य वक्ता कौन होता है? तो भारतीय संसद एवं देश तथा विदेश में प्रधानमंत्री शासन संबंधी नीतियों का प्रमुख तथा अधिकृत प्रवक्ता होता है, ठीक है। मतलब भैया मेन लीडर कौन होता है? तो प्रधानमंत्री स्वयं खुद होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रमुख प्रवक्ता बोलते हैं हम लोग उसको, है ना। फिर पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा पॉइंट कह रहा है भैया वो, देखिए क्या बोल रहा है पांचवें पॉइंट में। पांचवें पॉइंट में कह रहा है कि शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। अब शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय एवं एकता की स्थापना भी प्रधानमंत्री द्वारा ही स्थापित की जाती है। उसके इस कार्य से संपूर्ण शासन एवं इकाई के रूप में कार्य करता है। मतलब प्रधानमंत्री खुद शासक है तो जितनी भी इकाई होगी देश के अंदर उन सबके अंदर भी शासन को मतलब उन सबको भी अपने मतलब वो करवाता है, उनको अधीन रखता है, ठीक है। अपने अनुसार कार्य करवाता है कौन? प्रधानमंत्री स्वयं, ठीक है। फिर छठा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व। हम देखते हैं भैया कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी देश विदेश की वार्ता होती है उस समय बैठक में कौन जाता है भैया? तो स्वयं जो है प्रधानमंत्री खुद जाता है, ठीक। क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतीय प्रधानमंत्री का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। विदेशों में उसके द्वारा दिए गए वक्तव्यों को देश के नीतिगत विचारों के रूप में स्वीकारा जाता है। प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, है ना, में राष्ट्रीय नीतियों प्रतिनिधियों के रूप में विश्व समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु हिस्सा लेता है। इस तरह अनेक बार कई देशों से महत्वपूर्ण समझौते करने हेतु वह संबंधित देशों की यात्रा पर भी जाते हैं। कौन? स्वयं जो है भैया हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं बहुत बार जो है वो अन्य देशों की यात्रा करने के लिए जाते हैं, ठीक है। हमने आज 2 क्वेश्चन डिस्कस किए और दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना। मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया इन अपनी सभी सारी जो है पॉइंट को। आप लोग इन पॉइंट को 8 से 10 बार देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से दोनों पॉइंट याद जाए, क्योंकि आप में डेफिनेटली इनमें से एक क्वेश्चन आपका आने ही वाला है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास पसंद आती है प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करना और हाँ शेयर करना ना भूलिए। अपने फ्रेंड्स को जो रिकमेंड नहीं करते हैं क्लास के बारे में, और हाँ प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं जो हमारे चैनल पर, ठीक है, पहली बार क्लास को विजिट कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें आप लोग, क्योंकि मैं काफ़ी सारी क्लासेस लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और मेरे जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं वो सारे काफ़ी बार जो है वो सटीक होते हैं और 110% आपकी एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।